हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप। और कई दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। बीच में मेरी थोड़ी फील्डिंग सेट हो गई थी, तो मेरा जो राइट हैंड था इसका लिगामेंट टियर हो चुका था एंड उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ गई, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत कंटिन्यूअस बेसिस पे क्लासेस नहीं ले पाए थे, लाइव नहीं ले पाए थे। क्लासेस हो रही थी बट मोस्ट ऑफ देम वर रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन अब हम लाइव वापस आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आज हम थोड़ा सा फेट प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आगे हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा और कैसे मुझे आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, बिकॉज थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी। जाहिर सी बात है अगर ढंग से सिलेबस कंप्लीट करना है तो कंटेंट के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो हम क्लासेस को थोड़ा लंबा कर देंगे। तो कुछ आराम से बैठ करके मैराथन हम लोग लेने वाले हैं। अब वो मैराथन किस दिन ली जाए और कितने ड्यूरेशन की ली जाए वो आप डिसाइड करें। आई विल बी देयर और मैं आपके लिए मैराथन्स बना दूंगा और आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं, वो नोट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस शीट्स तैयार हो रही हैं तो वो भी आपको टाइमली मिलती रहेंगी, तो हम बोर्ड के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्विवेलेंटली टाइम देना स्टार्ट कर रहे होंगे। बायोलॉजी आपके अगले 3-4 सेशन के अंदर सेट कर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर पूरे हो चुके हैं। देखो भैया, लाइफ प्रोसेसेस हमारा पहला चैप्टर था जो कि कंप्लीट लाइव ही हमने किया था, तो ये हमारा डन हो चुका है। सबसे बड़ा पहाड़ यही था जिसको हमें तोड़ना था, तो ये हम लोग क्रैक कर चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है यह है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोस्टली इसका जो पार्ट है ये भी आपका लाइव हुआ था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड जो चैप्टर है यहां पर कुछ रिकॉर्डेड सेशंस लिए गए हैं। ये जो चैप्टर है ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसको हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो टेक्निकली आज हमारा लास्ट सेशन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का। तो लाइफ प्रोसेसेस हमारा डन हो चुका है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारा डन हो चुका है, रिप्रोडक्शन आज डन हो जाएगा। तो बचे हुए जो 2 चैप्टर्स हैं, अगर इनका नाम मैं लिखूं तो सबसे पहला जो नाम है वो है हेरिडिटी। यहां पर इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ये आपका एलिमिनेट हो चुका है आपके सिलेबस से, तो हेरिडिटी सिर्फ बचा हुआ है। एंड इसके बाद है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसको आप इकोलॉजी भी कह सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज या इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसका एक छोटा सा चैप्टर है जो कि आपका लास्ट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट चैप्टर, लेकिन आता है बायोलॉजी में ही। तो ये दोनों चैप्टर आज के बाद हमारे बचेंगे। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट 6 पेज का चैप्टर है और इसमें से भी अधिकतर बातें जो है बकवास ही हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये 6 पेज का चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो आराम से इसको हम लोग एक शॉट में कर सकते हैं। अगर हम 3-3.5 घंटे का एक शॉट मार दें, अगर हम हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अलर्ट हैं, कितने बढ़िया तरीके से सवाल कर पा रहे हैं। अगर हम इतनी देर का भी एक वन शॉट मारते हैं तो एक बार में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज अ बिगर चैप्टर, 8 पेज का है लेकिन आसान बहुत है। जनरल अपनी लाइफ से ही रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं, तो ये भी लगभग इतने ही टाइम में, 3 घंटे के टाइम में कवर हो सकता है। अब आपकी मर्जी है कि आप 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स लेना चाहते हैं या आप वन शॉट में करना चाहते हैं, दैट इज योर कॉल। आप जैसा बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। तो इस हफ्ते हमारी क्लास हो रही है, अगले वीक अगर आप बोले तो 2 क्लासेस लेकर के कंप्लीट बायोलॉजी को निपटाया जा सकता है, जैसा आप कहें। तो वेडनेसडे को अगर आप कहेंगे कि सर हमें एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, या थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, या संडे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा। तो थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें तो हम लोग धूम मचा ही देंगे। तो ये चैप्टर अगर आप बोलें तो थर्सडे को कवर हो सकता है, और उसके बाद आप कहें कि सर हमें संडे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो संडे को आप कहें तो एनवायरमेंटल इश्यूज सुबह आकर के 9 से 12 हम लोग कवर कर देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस डन हो जाएगा और फिर आपकी बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी शीट्स और क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग अगर इस तरीके से चले जो हमने अभी डिसाइड किया है कि आज हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बचा हुआ है बस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे आपको पढ़ाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे आपको पढ़ाना है, फर्टिलाइजेशन मुझे आपको पढ़ाना है, एंड सेक्सुअल हेल्थ मुझे आपको पढ़ाना है। ये 4 टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे, तो ये वाला चैप्टर डन। इसके बाद एक एक शॉट में किया जा सकता है, मतलब आपके ऊपर मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। अगर कभी हमें लगेगा कि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिफिकल्ट है, जो नहीं आपको समझ में आ पा रही हैं, तो कोई बात नहीं, फिर 2 शॉट्स ले लेंगे हम लोग, लेकिन कोशिश की जाएगी कि एक शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए। तो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इस तरीके से हम लोग चले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो लास्ट में मैं पोल करा लूंगा, जब हम आज का सेशन छोड़ेंगे तो पोल करा लेंगे। अगर आप लोग एग्रीड होंगे तो नेक्स्ट वीक के आसपास ये जो प्लान है हमारा, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा मेरे भाई आपको मैं कुछ और भी देने वाला हूं, मुझे एंड में याद दिलाना, वो सारी चीजें मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा।
अभी हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सब कुछ ठीक है, सबको सब कुछ अभी तक क्लैरिटी से समझ में आया कि हम कैसे सिलेबस में आगे बढ़ने वाले हैं? अगर सब कुछ ठीक है, एक बार तारा रारा बोल दो इन द चैट सेक्शन, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके एंड आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत कर सके। मेरे भाई, हम लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हमने फिर प्लांट्स में देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब हमारा जो प्रोटोगेटिव है, अब हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, यानी आप में और मुझ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। जाहिर सी बात है हमारे अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने अपनी एक उंगली काट के जमीन में उगाई और फिर नया विपिन शर्मा बन गया, ऐसा तो नहीं होता। या फिर यहां पे किसी बच्चे का नाम उठा लेते हैं नीतीश भाई ने, ऐसा तो नहीं अपनी एक उंगली काट के जमीन में डाली और नए नीतीश भाई उग गए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। हमको चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे भी बेहतर हों, उनके अंदर वेरिएशंस आए एंड दैट्स व्हाई हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना प्रेफर करते हैं। एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। मेल जो है अपने 23 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा और फीमेल जो है अपने 23 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगी। मेल अपने 23 क्रोमोसोम कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? स्पर्म के थ्रू। फीमेल अपने 23 क्रोमोसोम कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? ओवम के थ्रू यानी एग के थ्रू। जब स्पर्म और ओवम का मिलन हो जाएगा तो एक सेल बन जाएगा जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, इसे हम जाइगोट कहेंगे। ये जाइगोट एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपकी बॉडी में करोड़ों सेल्स बन जाएंगे एंड आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर सिंस आधा कंटेंट आपकी मम्मी से आया है आपकी बॉडी में, आधा कंटेंट आपके पापा से आया है, तो यू आर डिफरेंट। आप इसीलिए अलग हो। आप 100% अपनी मम्मी जैसे नहीं दिखते, आप 100% अपने पापा जैसे नहीं दिखते। यू आर यूनिक एंड दैट्स व्हाई आपका आधार कार्ड अलग बना हुआ है। अगर आप 100% पापा जैसे ही दिख रहे होते, आप में और पापा में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, तो एक ही आधार कार्ड से काम चल जाता। दोनों की शक्ल भी एक जैसी है, दोनों की हाइट भी एक जैसी है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी एक जैसे हैं, बात करने का तरीका भी एक जैसा है, आवाज की पिच भी एक जैसी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन सिंस यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल, 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के मिश्रण से आप तैयार हुए हो, तो जाहिर सी बात है आप में डिफरेंसेस होते हैं, आप उनसे अलग होते हो। एंड इनफैक्ट जो आपके पेरेंट्स हैं उनके और भी बच्चे होंगे, जैसे मेरे एक बड़े भैया हैं, एक बड़ी बहन है, तो मैं उन जैसा भी तो नहीं दिखता 100%। यानी हर बार ये कॉम्बिनेशन भी नई होगी मेरे भाई, हर बार ये कॉम्बिनेशन भी नई होगी एंड इसी से नए नए बच्चे तैयार होंगे। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी है, आपको एक टाइम पे लगता है कि यू आर सेक्सुअली मैच्योर, आपको एक टाइम पे लगता है कि आप बड़े हो रहे हो, तो वो जो बड़े होने वाला टाइम है इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। यानी जब आप 13 साल के हो जाते हो, लगभग अगर मैं एक मोटा मोटा एनालिसिस बताऊं, जब आप 12-13 साल के हो जाते हो, उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं एंड दोज चेंजेस आर ड्यू टू हॉर्मोन्स। आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपकी बॉडी को हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जिसने इस उम्र में हार्मोन्स को कंट्रोल कर लिया वो विजेता बन जाता है। आप अभी उस दौर में हैं, है ना। जाहिर सी बात है अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 15 साल के हैं। अब आपकी बॉडी जो है वो एग्रेशन में होगी। 15 साल के जो लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई, यहां पर उनका जो विचार है वो चेंज हो रहा होगा दुनिया के प्रति। उन्हें फिलहाल दुनिया बेवकूफ लग रही होगी, उन्हें फिलहाल दुनिया गधी लग रही होगी। जो उन्हें सलाह देने वाले लोग हैं, जो उनके गाइड हैं, जो उनके मेंटोर हैं, या कई बार ऐसा लगता है पेरेंट्स, आपको लग रहा होगा कि वो आपके खिलाफ हैं, है ना, वो विद्रोह कर रहे हैं उनका काम है आपकी टांग खिंचाई करना, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। जब ये हॉर्मोन्स शूट करते हैं, जब ये हॉर्मोन्स राइज करते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ आप सही हो और बाकी पूरी दुनिया गलत है। एंड यहां इस एज में, ये जो 15 साल से लेके 25 साल तक की एज है, यहां जो अपने आप को संभाल गया और इस एनर्जी को, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत सारी है इस टाइम पर, इस एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर गया, उस बच्चे को कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज अ श्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ाई में चैनलाइज करो, आप स्पोर्ट्स में चैनलाइज करो, आप म्यूजिक में चैनलाइज करो, लेकिन आपके पास इतनी सारी एनर्जी है, आप उसे कलेश में चैनलाइज मत करो। आप लड़ो मत किसी से, आप फालतू बातें मत करो। जो आपसे बड़े हैं, जो सच में आपका हित सोचते हैं, जो आपका बेनिफिट सोचते हैं, उनकी बातें सुनो। तो अक्सर ये होता है, हम भी उस एज से गुजरे हैं और जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया तरीके से गुजरे हैं। तो ये जो प्यूबर्टी की एज है, ये थोड़ी सेंसिटिव होती है। यहां आपको कोई समझाने वाला, सिखाने वाला चाहिए। तो आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को भी आज हम क्रैक करेंगे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब मैं 10th में था, बेसिकली हमारे भी जब ये चैप्टर्स आते थे, तो एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई है, छोटी हो गई है पर चेंज नहीं हुई है।
तो हमारे टीचर जो थी उन्होंने सेक्सुअल हेल्थ वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं ले सकती क्लास में, फॉर एग्जाम्पल आई कांट से कॉन्डम, मतलब उन्होंने बोला नहीं था पर उन्होंने बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती। तो जाहिर सी बात है कि जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन बहुत ठीक तरीके से नहीं मिलेगी तो बच्चों के गुमराह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज एज अ ट्रू गाइड, एज अ ट्रू बायोलॉजी टीचर, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको इस उम्र में पता होनी चाहिए। तो ये जो सेशन है, ये चाहे आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें ना देखें, ये चाहे आप बोर्ड क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से देखें ना देखें, इस लेक्चर को बैठ के जरूर सुने, बिकॉज यहां आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो आपको अदरवाइज नहीं पता लग सकती कहीं और से। और मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है मेरे भाई, मैं एकदम खुल के बात करता हूं, और सेक्स एजुकेशन पे तो मैं और खुल के बात करता हूं, क्योंकि हमें वो एजुकेशन सिंस ठीक तरीके से नहीं मिली थी। जिस दिन बायोलॉजी में पैर रखा था और जिस दिन टीचर बनने का ख्वाब देखा था, उसी दिन ये सोच लिया था कि ये टॉपिक तो भाई बच्चों को एकदम क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ डिसाइड करता है। ठीक है, तो आराम से बैठ करके सुनेंगे। तो प्यूबर्टी जो है मेरे भाई, ये आपकी 13-14 साल में हिट कर जाती है, कईयों को 12 साल में हिट कर जाती है। अब आपने अपने आसपास कई सारे लड़के देखे होंगे जिनकी कच्ची कच्ची मूछें आ रही है, कई आपने देखे होंगे दड़ियल भाई बड़ी बड़ी मूछें आ गई। तो जरूरी नहीं है सबकी प्यूबर्टी सेम टाइम पे स्टार्ट हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें है, और जरूरी नहीं सबके जो चेंजेस हैं वो सेम पेस पर चले। कईयों की बॉडी में स्लो चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, कईयों की बॉडी में फास्ट चेंजेस आते हैं, तेज तेज चेंजेस आते हैं। तो कई आपको लड़के ऐसे दिखाई देंगे कि भाई ये तो अचानक से ही बहुत बल्की हो गए, और कई होंगे जो स्लो 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 अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस इन मेल एंड फीमेल। तो पहले तो मेल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मेल में प्यूबर्टी में क्या चेंज आएगा खुद बताओ। आप भाई मेल हो, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी वॉइस क्रैक होना स्टार्ट हो चुकी है? यस सर, हमारी आवाज जो है भारी हो चुकी है। लड़कियों की आवाज जो है पतली हो जाती है, लेकिन हमारी आवाज जो है भारी हो जाती है, बेस आ जाता है इसमें, वॉइस जो है फटनी थोड़ी सी क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी आवाज में दम आ जाता है। यस, तो वॉइस क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि आपकी दाढ़ी और मूंछ यानी फेशियल हेयर्स डेवलप हो जाते हैं? इस टाइम पे आपके फेशियल हेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल कलाकार बन जाते हो आप लोग, बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं मुंह पर। यानी इससे पहले हमारे सर पे तो बाल थे, लेकिन हमारे फेस पे बाल नहीं थे बहुत ज्यादा। अब हमारी दाढ़ी मूछे जो है ये बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा और भी हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आर्मपिट के हेयर्स जो है 12-13 साल के बाद आपके थोड़े ज्यादा एविडेंटली बढ़ने लग जाते हैं। चेस्ट पे जो हेयर्स हैं, एक आधा कोई गोल मटोल सा बाल यहाँ पे आपको अभी दिखने लग गया होगा, विद द टाइम जो है पूरी आपकी चेस्ट भर जाती है। तो आप यहां पे कह सकते हो आर्मपिट हेयर्स भी डेवलप हो जाते हैं, है ना। आर्मपिट हेयर्स जो है ये भी डेवलप हो जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल हेयर्स। एक्सियल हेयर्स लाइक एट आर्मपिट डेवलप्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। इसके अलावा मेरे भाई जो रिप्रोडक्टिव रीजन्स हैं, जो जेनाइटल एरिया है आपका, वहां पर भी आपके हेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस जोन को हम लोग प्यूबिक जोन कहते हैं। तो आप कहते हो कि एक्सियल हेयर के साथ साथ आपके प्यूबिक हेयर भी डेवलप कर जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स दैट इज हेयर्स एट genital area also develop, at genital area also develop। करेक्ट, ये भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्क, है ना। जेनाइटल एरिया जो है ये आपका डार्क होने लग जाता है। जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्क। और ये सब का सब क्यों हो रहा है? एक हार्मोन की वजह से। मर्दाना हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। तो आप कहते हो कि टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन शब्द कहां से आया है? टेस्टिस से आया है, यानी ये बनेगा कहां पर? टेस्टिस में बनेगा। टेस्टिस में बनता है तो इसे टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरॉन अगर बूस्ट हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है इसमें एनर्जी भी अच्छी खासी होगी मेरे दोस्त। तो इस एनर्जी को आप सही जगह चैनलाइज करें, सही जगह इस्तेमाल करें। क्या ये सारे चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं? बिल्कुल। और नहीं देखने को मिले हैं इनमें से कोई एक आधे तो विद टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी शरीर जो है, शारीरिक ग्रोथ जो है ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना। रिप्रोडक्टिव एरिया जो है वो मैच्योर होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है मेरे भाई। अगर आप फीमेल की बात करते हैं
तो फीमेल में क्या होगा, वॉइस की अगर मैं बात करूं तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, इनकी वॉइस ज्यादा पतली हो जाती है। वॉइस कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। हमारे में वॉइस क्रैक होने लग जाएगी, इनकी वॉइस कैसी हो गई, पतली हो गई। ठीक है। फेशियल हेयर डेवलप, अब भैया फेशियल हेयर फीमेल में डेवलप नहीं होते, ये बात याद रखना। ठीक है, फेशियल हेयर फीमेल में डेवलप नहीं करेंगे, है ना। दाढ़ी मूछ वाली फीमेल आपने नहीं देखी होगी, थोड़े थोड़े माइन्यूट हेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है वहां फेशियल हेयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। एक्सियल हेयर डेवलप होंगे, बिल्कुल, तो आप कहेंगे एक्सियल हेयर डेवलप, यानी यहां भी आर्मपिट वगैरह पे हेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक्सियल हेयर डेवलप्स। यहां पर भी क्या होगा, प्यूबिक हेयर डेवलप होंगे और जेनाइटल एरिया डार्क हो जाएगा, सेम सेम चीजें हैं। यहां पर भी प्यूबिक हेयर डेवलप होंगे, प्यूबिक हेयर डेवलप एंड जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्क, एंड जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्क। जेनाइटल एरिया कैसा हो जाएगा मेरे भाई, डार्क हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो फीमेल में कुछ और भी चीजें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, स्तन जो है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट बूस्ट हो जाती है। एंड ब्रेस्ट के बीच में जो निपल होते हैं दे बिकम्स डार्क, सो निपल्स बिकम डार्क, निपल्स बिकम डार्क, ये आपके डार्क होने लग जाते हैं। करेक्ट, इनमें पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क होने लग जाते हैं। इसके अलावा हिप्स जो है दे बिकम ब्रॉड, हिप्स बिकम ब्रॉड। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो मेल और फीमेल का जो बेसिक ढांचा है वो बचपन तक लगभग लगभग सेम रहता है, लेकिन मेल का अगर आप देखें तो ढांचा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है एट मैच्योरिटी। चेस्ट ज्यादा डेवलप करती है, चौड़ी हो जाती है, एंड दिस इज द बैक पार्ट। लेकिन फीमेल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ये आपका कमर वाला इलाका है, एंड देन हिप डेवलपमेंट भी आपकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको फीमेल और मेल देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो उनकी बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट होता चला जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेल में आएंगी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फीमेल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो फीमेल में आपको देखने को मिलेंगी विच आर डिफरेंट देन दैट ऑफ मेल। दोनों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर जो मेन हार्मोन है वो कौन है, यहां पर मेन हार्मोन कौन है भाई, मेन हार्मोन अगर मैं मेल में बात करूं तो है टेस्टोस्टेरॉन। यहां पर मेल हार्मोन कौन है आपका, एस्ट्रोजन। ओ से भी लिखा रहता है, कई बार ओ से भी स्टार्ट होता है, और एस्ट्रोजन एक ही बात है, एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो सबसे मेन हार्मोन्स है ना आपके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और यहां पर कौन हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा। ये हमें देखने को मिला। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि जब आप छोटे होते हो और जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हो तो पहले आपका मेन फोकस क्या होता है, हमारी हाइट बढ़ जाए। फिर एक टाइम के बाद आप क्या करते हो, आप अपनी एनर्जी को अलग जगह यूज करना स्टार्ट कर देते हो। अब आप चाहते हो कि हाइट आपकी धीरे धीरे बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मैच्योर ज्यादा हो जाओ, तो आपकी बॉडी की ज्यादातर एनर्जी आपको मैच्योर करने के ऊपर लग जाती है, वहां खर्च हो रही होती है। तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं कि जब आप 13 साल के हो जाओगे उसके बाद आपकी हाइट थोड़ी 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 बढ़ेगी। मेन फोकस है कि आपको मैच्योर कर दिया जाए, आपको सेक्सुअली एक्टिव बना दिया जाए। एक चीज, एक भ्रम जो पहले ही आ जाता है बच्चों को, सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि आप रेडी हो उस चीज के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो सेक्सुअली एक्टिव नेचर आपको बनाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है दैट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट, जरूरी नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करना। यस, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो यही है। तो मेल में क्या होता है, वॉइस क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, मुंह पे हेयर, दाढ़ी मूछ डेवलप हो जाती हैं, आर्मपिट हेयर डेवलप हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं, जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं ये आपके डार्क हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेन हार्मोन है मेल्स का, एंड एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी इस टाइम पर, पीक एनर्जी आपके पास रहेगी। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अलग अलग कामों में धूम मचाने के लिए। यस, यहां पर फीमेल की अगर आप बात करें तो वॉइस पतली हो जाएगी, एक्सियल यानी आर्मपिट हेयर्स डेवलप हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाएंगे, स्किन वहां की डार्क हो जाएगी, ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाएगी, हिप्स भी ब्रॉड हो जाएंगे, निपल्स आपके डार्क हो जाएंगे, एंड मेन हार्मोन यहां पे होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो मेन हार्मोन्स हैं फीमेल के। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात मेरे भाइयों को समझ में आ गई, बता दो ना एक बार। यस, इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि प्यूबर्टी क्या है भाई। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 12-13 प्लस के जो बच्चे हैं, 12-13 इयर्स प्लस के जो बच्चे हैं, इनमें अब कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं। उनको हम कहते हैं कि हाँ भाई ये प्यूबर्टी हिट कर गए हैं, अब इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। यस, और वो चेंजेस ये हैं,
ये सारे चेंजेस आपको मेल में और फीमेल में देखने को मिलते हैं। सो दिस सिंबल इज फॉर मेल, जिनको नहीं पता है, एंड दिस सिंबल इज फॉर फीमेल, ये फीमेल का सिंबल होता है। तो मेल और फीमेल में आपको कई सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली। ये समझ में आ गया? आपकी बॉडी में होने वाली चीजें हैं तो जाहिर सी बात है आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आराम से इसको समझने की कोशिश करेगा। एनसीईआरटी में सब कुछ है, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मेन बातें लिखवा दूंगा। आराम से समझने की कोशिश करिए कि यहां पर क्या बना हुआ है। देखिए अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो मेन पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, मेन है ये वाला पार्ट। आराम से सुनिएगा, पहले कहानी सुनाता हूं और उसके बाद सारी बातें लिखवा दूंगा, आराम से सुनना। सबसे पहले मेरे भाई, जब भी आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं और उसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो चीजों की चर्चा होगी। सबसे पहली चर्चा यह होगी कि मेल को मेल बनाया किसने, फीमेल को फीमेल बनाया किसने, हार्मोन्स ने। करेक्ट सर। मेल को मेल बनाया किसने, टेस्टोस्टेरोन ने। फीमेल को फीमेल बनाया किसने, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने। तो ये हार्मोन्स कहां से आए, इस बारे में चर्चा होगी। और दूसरी चर्चा यह होगी कि मेल अगर मेल बन चुका है तो यह मेल गैमीट बनाएगा, मेल जर्म सेल्स बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। तो ये स्पर्म्स कहां बन रहे हैं, और अगर फीमेल फीमेल है तो फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगी यानी ओवम बनाएगी या एग बनाएगी। तो ये एग बन कहां रहे हैं, पहली चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये जो मेल है, इस मेल के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं भैया, टेस्टिस कहते हैं। ये फैक्ट्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये जो फैक्ट्री लगी हुई है इसको टेस्टिस कहते हैं। अब आपके पास साइड व्यू है, अगर मैं साइड में खड़ा हूं तो आपको एक ही टेस्टिस दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई मेल ऐसे आके आप आमने सामने से देखो तो दो टेस्टिस आपको दिखाई दे जाएंगे। एकदम मिडल पे दिखाई देगा ये पीनस, इसको पेनिस बोलते हैं आप लोग, लेकिन करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पीनस। तो सेंटर पे आपको दिखाई देगा क्या, आपका पीनस, और यहां पर आपके दो टेस्टिस आपको दिखाई दे जाएंगे। यहां पर आपको दो टेस्टिस दिखाई दे जाएंगे। तो यहां दिस इज द साइड व्यू, तो आपको एक ही टेस्टिस दिखाई दे रहा है। दिस टेस्टिस इज द फैक्ट्री जहां पे स्पर्म बनेगा, एंड दिस टेस्टिस इज द फैक्ट्री जहां टेस्टोस्टेरोन बनेगा, हमारा मेन जो हार्मोन है वो बनेगा, वो इस फैक्ट्री में बनता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अब ये जो फैक्ट्री है, इसको अगर स्पर्म बनाना है तो इसको थोड़ी ठंडक की रिक्वायरमेंट होती है। ठंडक की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या है गुरुजी, हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा होगा कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म नहीं बन सकते, इनको थोड़ी और ठंडक चाहिए, 35 34 के आसपास तापमान चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो टेस्टिस है ये क्या करते हैं, एक बैग में लटक जाते हैं। तो जो एक टेस्टिस है वो एक बैग में लटक गया, दूसरा टेस्टिस दूसरे बैग में लटक गया, और ये नॉर्मल बॉडी से थोड़ा बाहर झूलने लगे, बाहर लटकने लगे। तो ये जो बैग है जिसमें टेस्टिस लटक रहे होते हैं, इस बैग को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ये स्किन का बना हुआ एक पाउच होता है जो और कुछ नहीं करता, बस टेस्टिस जब हमारी बॉडी से नीचे लटकने लग जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से जब बाहर आके लटकने लग जाते हैं, तो उनको कैरी करता है। यानी ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है स्किन का पाउच, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्किन का पाउच, इसे हमने क्या कह दिया, स्क्रोटम कह दिया। इसे हमने स्क्रोटम कह दिया। यानी आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए मेरे भाई। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं, लटक जाते हैं एक पाउच में। उस पाउच को हमने स्क्रोटम कहा। तो 2 टेस्टिस थी तो ये 2 स्क्रोटम में लटक गई, और बीच में आपका क्या है, पीनस है। ये जो आपका पीनस है, इसका स्पर्म फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पाथवे है जिससे आप अपनी बॉडी से यूरिन बाहर निकाल सकते हो, जिससे आप अपनी बॉडी से स्पर्म बाहर निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि अब आपको अगर स्पर्म बाहर निकालने हैं और स्पर्म को अगर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना है, फीमेल की बॉडी तक पहुंचाना है, तो आपके पास एक ऑर्गन होना चाहिए जो कि स्पेशल हो, जो कि अपने आप को इरेक्ट कर सके, जो कि थोड़ा टाइट हो सके। तो ये जो पीनस है ये बनता है स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू का। यानी यहां एक ऐसा टिश्यू होता है जो सेंसिटिव होता है। सो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज ये जो पीनस है ये अपने साइज को बढ़ा लेता है, एंड अल्टीमेटली इस पीनस के थ्रू जो है फीमेल की बॉडी के अंदर आसानी से स्पर्म्स पहुंचाए जा सकते हैं, फीमेल के ट्रैक्ट में स्पर्म्स पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ ये जो पार्ट है इसको हमने क्या कहा, पीनस कहा। अब मेरी बात आराम से सुनिएगा, यहां पर आपका टेस्टिस है। मैंने कहा टेस्टिस वो फैक्ट्री है जहां आपके स्पर्म बने। तो इन स्पर्म को कुछ पाइप्स के थ्रू मैं लेकर के जाऊंगा, यहां पर टॉय 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 यहां लेकर के गया, करेक्ट, यहां लेकर के गया। ये आपका पाइप है जिसके थ्रू मैं
इस स्पर्म को लेकर के जा रहा हूं, इस पाइप का नाम क्या दे दिया, वास डेफरेंस दे दिया। ये वो पाथ है जिससे मैं स्पर्म को आगे पहुंचाता हूं। यहां पर है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें सूसू जमा होता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में सूसू जमा होता है तो ये सूसू जो है यूरिन है, ये भी यहीं पर आ गया। यानी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे सूसू वाली नलकी और स्पर्म वाली नलकी साथ जुड़ जाते हैं। यहां पर स्पर्म वाली नलकी और सूसू वाली नलकी साथ जुड़ जाते हैं, तो सेम ही आपका पाथ है फॉर सूसू एंड फॉर स्पर्म। यानी सेम ही पाथ है। इस पाइप को, इस कॉमन पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये सेम पाइप है यूरेथ्रा, जिससे आपका यूरिनरी ब्लैडर यूरिन आगे भेजता है एंड आपका ये जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म आगे भेजता है। तो ये सेम पॉइंट है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों निकल सकते हैं। तो मेल में ये पाथ कॉमन होता है, करेक्ट। तो ये आपका मेल सिस्टम है। अब मेल में देखो बीच बीच में क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होता है ना। यहां लिखा हुआ आपका सेमिनल वेसिकल, यहां लिखा हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बीच में छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्पर्म को और भी सिक्रीशन दे रहे होते हैं। जैसे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, व्हाइट व्हाइट कलर की मिल्की एंजाइमेटिक सिक्रीशन दे देता है, एंजाइम्स दे देता है, स्पर्म में एंजाइम ऐड कर देता है। जो आपका सेमिनल वेसाइकल है ये क्या करता है, एनर्जी के लिए फ्रक्टोज ऐड कर देता है। क्योंकि स्पर्म क्या है, स्पर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्पर्म क्या है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्पर्म की टेल है, ये आपका क्या है, स्पर्म का हेड है, ये मिडल पीस है। तो ये स्पर्म जो है अपनी टेल को ऐसे फड़फड़ा फड़फड़ा के आगे बढ़ता रहता है, मोटाइल होता है, चलता रहता है। तो मेरे भाई ये स्पर्म अगर अपनी टेल को फड़फड़ा के चल रहा है तो इसको एनर्जी भी तो चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी आपका देता है फ्रक्टोज। हमेशा याद रखेगा कि फ्रक्टोज नाम का शुगर है जो कि कहां पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। इसे एफ फॉर फ्रक्टोज को एफ फॉर फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म को एनर्जी देता है। तो ये फ्रक्टोज कहां से आया, किसने डाला, सेमिनल वेसाइकल ने डाला, इसने फ्रक्टोज ऐड किया। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसने क्या ऐड किया, एंजाइम्स ऐड किए। एंड एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, नाम ही है बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब जैसा छोटा छोटा। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं क्या ऐड करते हैं, ये बेसिकली लुब्रिकेशन का काम करते हैं, म्यूकस ऐड करते हैं, जिससे स्पर्म का पाथ आगे आसान हो जाए। तो पाथ को क्लियर करने का काम जो है आपका कौन करते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें यहां पर दिख गई, जनरल मोटी मोटी हमने सारी बातें बता दी। लेकिन अभी इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या मोटा मोटा बातें समझ में आ गई, ये बताओ मुझे, जनरल बातें समझ में आ गई। देखो यार हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत क्यों नहीं है मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं। आप में से कई लोग होंगे जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर्स में करुणा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में आपके पास आ सकता है। जाहिर सी बात है आप उनको बिना कपड़ों के भी देखेंगे, आप उनकी बॉडीज को ऑपरेट भी करेंगे। तो आप बीइंग अ बायोलॉजिस्ट इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे तो नहीं हंस सकते। हाँ, अगर इफ यू आर क्रिएटिंग फन देन दैट्स अनदर थिंग, लेकिन डोंट क्रिएट फन विद टाइम। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे फन क्रिएट करोगे तो टीचर आपको ये सारी बातें बताने से बचेगा, जो कि मैं तो नहीं बचूंगा, मैं तो बता के जाऊंगा। मैं तो सोच के आया हूं, मैं तो बहुत हाठी मास्टर हूं, है ना। मैं तो सोच के आया हूं, मेरे को बताना है तो मैं तो बता के रहूंगा। वेरी सिंपल। फिर चाहे आपका रिएक्शन कुछ भी हो, बिकॉज मेरे को आपको अवेयर करना है आज। लेकिन अगर यहां पर कोई फीमेल फैकल्टी खड़ी होती तो शी माइट बी थिंकिंग कि नहीं भाई, कुछ दायरे होने चाहिए, कुछ शब्दों का इस्तेमाल मुझे यहां नहीं करना चाहिए, जो कि होना चाहिए टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। लेकिन फिर आदमी बचता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सीरियसली पढ़ें, क्योंकि आपकी बॉडी की बात हो रही है। किस पे हंस रहे हो भाई, खुद पे हंस रहे हो, ये तुम ही तो हो, है ना भाई। ज्यादा डाउट हो रहा है तो तुम्हें तो पता ही है तुम ही हो। अब मैं तुम पे हंसूं क्या, या तुम खुद पे हंस रहे हो। दिस इज अस ओनली, है ना, दिस इज अस ओनली। कोई और थोड़ी है, एलियन की थोड़ी है भाई ये तस्वीरें, जादू की थोड़ी है। मंगल ग्रह से जो आया था, ऋतिक रोशन का चश्मा हटा के चला गया, कोई मिल गया हमें, हम ही तो हैं ये। इंटरनली वी आर ऑल सेम। कुदरत ने तो हमको एक जैसा ही बनाया है ना। अब यहां पर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, है ना, कि ये इसकी है, नीतीश की बॉडी है, या फिर सोनू की बॉडी है, या मोनू की बॉडी है, या टिल्लू की बॉडी है, किसी का नाम थोड़ी है। तो हम सबकी बॉडी ऐसी है भाई, वी आर ऑल सेम। तो जाहिर सी बात है अगर सभी ऐसे हैं तो हंस किस पे रहे हम लोग, ये तो सभी हैं, नो वन इज यू नो डिफरेंट। तो थोड़ा सा इसको लिया जाए अच्छे तरीके से। आओ मेरे भाई, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो ये जो टेस्टिस है इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम होते हैं।
पहला सेक्स हार्मोन बनाना, तो क्या टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरॉन बनेगा? बिल्कुल। और मेरे भाई इसका दूसरा काम होता है गैमीट बनाना, यानी स्पर्म बनाना, तो क्या यहां स्पर्म भी बनेगा? बिल्कुल। तो यहां पर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, वहां आपके स्पर्म बन रहे होते हैं। तो टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरॉन भी बना और स्पर्म भी बना, जो कि मोटाइल होता है। यह है आपका स्पर्म का हेड, यह है आपके स्पर्म का मिडल पीस, एंड ये है आपके स्पर्म की टेल, जिस टेल से ये मोटाइल हो रहा होता है। तो टेल जो है इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी, और एम फॉर मिडल पीस में क्या होता है? एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एनर्जी देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं बचपन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या देगा? एनर्जी देगा। स्पर्म को मूव करने की एनर्जी दिया कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड मेरे भाई जो टेल है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ये भी आपने अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। टेल जो है पड़पड़ा के स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करती है, मोटिलिटी प्रदान करती है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। तो टेस्टोस्टेरॉन भी यही बनाएगा, स्पर्म भी यही बनाएगा, यानी हार्मोन और गैमीट दोनों यही बनाएगा। टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर लटका हुआ है इन अ पाउच, इन अ स्किनी पाउच, जिसको क्या कह दिया? स्क्रोटम कह दिया। तो एब्डोमेन से बाहर आ गया टेस्टिस, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो मेरे भाई एब्डोमेन से बाहर आके लटक गई टेस्टिस इस पाउच में, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान कम हो गया। 37 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का तापमान है तो यहां 35 हो गया या 34.5 हो गया, विच इज ऑप्टिमम फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, विच इज ऑप्टिमम फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये जो तापमान है ये बहुत जरूरी है, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए हमने क्या किया? टेस्टिस को स्क्रोटम में लटका दिया। अब ये जो टेस्टिस है यहां स्पर्म बने, इन स्पर्म्स को बना करके हमने भेज दिया इस ट्यूब में, इस पाथ में, जिसका नाम क्या है? इस पाथ में भेज दिया जिसका नाम है वास डेफरेंस। तो ये स्पर्म को कैरी करेगा, इट विल कैरी स्पर्म, टेस्टिस में जो स्पर्म बने हैं इनको लेकर के गया आगे तक। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आया, यहां से आपका स्पर्म आया, दोनों मिल गए, दोनों की मुलाकात हो गई और बन गया एक कॉमन पाइप, जिसको क्या कह दिया? यूरेथ्रा कह दिया। ये आपका कॉमन पाइप है। यूरेथ्रा आपका वो कॉमन पाइप है जिससे यूरिन भी बाहर निकलेगा, स्पर्म भी बाहर निकलेगा। तो मेल में दोनों चीजों के बाहर निकलने का रास्ता एकदम सेम है। बीच में कुछ ग्लैंड्स भी आ रहे हैं जो कि आपका स्पर्म में कुछ मटेरियल एंटर करते हैं। जैसे जब आपके पीनस से यहां से जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो अकेला स्पर्म बाहर नहीं निकलता, एक पूरी की पूरी सिक्रीशन बाहर निकलती है, स्पर्म के साथ और चीजें भी बाहर निकलती हैं। उस पूरे मसाले को जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। SEMEN, उसे सीमन कहते हैं। तो सीमन के अंदर स्पर्म भी है जो टेस्टिस ने बनाया, इसमें आपका फ्रक्टोज भी है, इसमें आपके एंजाइम्स भी हैं। तो एंजाइम बनाया कौन? मिल्की एंजाइमेटिक सिक्रीशन बनाया कौन? मिल्की एंजाइमेटिक सिक्रीशन बनाया कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन बनाया? प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड सेमिनल वेसाइकल जो है ये भी एक ग्लैंड है, ये क्या दिया आपके सीमन में? फ्रक्टोज यानी एनर्जी ऐड किया, मूवमेंट के लिए फ्रक्टोज दिया। एंड एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। वो क्या करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कॉज लुब्रिकेशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड गिव्स या प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, चीजों का मूवमेंट बहुत आसानी से हो इसलिए लुब्रिकेशन दे दिया जाता है ना? लुब्रिकेशन दे दिया जाता है। जैसे समझ लीजिए आपके घर पे कोई साइकिल है, कोई बाइक है, तो जब साइकिल और बाइक थोड़ी सी खट 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 की आवाज करने लगती है तो लुब्रिकेशन लगा दिया जाता है ना, तेल लगा दिया जाता है, ग्रीस लगा दी जाती है ना, जिससे कि चीजें स्मूथ चले, चेन से आवाज ना आए, अलग अलग जो पार्ट्स हैं बाइक्स के उनसे आवाज ना आए, तो वो लुब्रिकेशन कहा जाता है कि चीजों को किसी चिकनी चीज से मालिश कर दी भैया आपके बाइक की, तो अब उसमें आवाज नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगर आपकी मूवमेंट होनी है स्पर्म की तो उसका रास्ता क्लियर हो, इसीलिए क्या किया जाता है? म्यूकस से लुब्रिकेशन कर दी जाती है। वो कौन करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। तो मेल में 3 प्रकार के ग्लैंड होंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये मिल्की एंजाइमेटिक सिक्रीशन यानी एंजाइम ऐड करेगा, एंड मेरे भाई जो सेमिनल वेसाइकल है वो फ्रक्टोज ऐड करेगा। ये 3 चीजें हैं। तो हमने क्या देखा? टेस्टिस में स्पर्म बने और टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरॉन बना।
अब टेस्टिस में जो स्पर्म बने वो वास डिफरेंस से होते 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 जाके चले गए यूरेथ्रा के पास। जो यूरिन था वो भी यूरिनरी ब्लैडर से आके चला गया यूरेथ्रा के पास। तो यूरेथ्रा से आपका यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास हो सकते हैं। करेक्ट। ये जो पीनस है इस पे स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल यानी ऐसा टिश्यू जो कड़क हो जाए, टाइट हो जाए, बड़ा हो जाए, अपने आप को साइज में बड़ा कर ले, तो ये स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू का बनता है पीनस। स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू का बनता है पीनस, जिससे कि ये आसानी से फीमेल की बॉडी में इंसर्ट हो सके और अपने स्पर्म्स भेज सके। करेक्ट। इतनी बातें सबको समझ में आई मेल के बारे में? बता दो एक बार, इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आई? यस। क्या मेल के बारे में ये बातें सबको समझ में आ गई है? बता दो ना मेरे भाई, किस कलर की बात समझ में आ गई है? यस यस यस, आ जाओ। करेक्ट। लिखने का काम करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारा डेटा जो है एनसीईआरटी में ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे जो नोट्स हैं व्हाइट कलर के वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो रहा है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज के चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आराम से प्रिंट निकलवाओ, आराम से प्रिंट निकलवाओ व्हाइट कलर के नोट्स, उनको 5-6 बार पढ़ो, है ना। आराम से पढ़ते रहो, मल्टीपल टाइम्स देखने से ऑटोमेटिकली चीज याद हो जाएंगी। और मैं कुछ और भी तैयार कर रहा हूं, वो भी आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। ठीक है, आओ। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड फीमेल इन डिटेल। अब फीमेल को पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब देखो, जैसे मेल में अगर आप ये साइड व्यू ले रहे हो, अगर आप फ्रंट व्यू लो तो बीच में पीनस है और साइड में 2 टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम नाम के पाउच में लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। फीमेल में भी अगर आप एब्डोमिनल रीजन देखेंगे, है ना, तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी क्या? 2 ओवरीज, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। आपको क्या देखने को मिलेंगी? 2 ओवरीज देखने को मिलेंगी। जैसे मेरे भाई आपका टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वैसे ही यहां पर जो ओवरीज हैं, वैसे यहां पर जो ओवरीज हैं ये आपकी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यानी ये भी वही काम करेंगी जो कि टेस्टिस कर रहा था। क्या काम कर रहेंगी कि भैया ये तो एक तो हार्मोन्स बनाएंगी, है ना, हार्मोन बनाएंगी, तो एस्ट्रोजन बनाएंगी, प्रोजेस्टेरोन बनाएंगी। यहीं पर आपका मतलब सारा लगभग सारा खेल होगा। एंड मेरे दोस्त यहां पर आपके एग भी बनेंगे, तो एग भी यहीं पर बनेंगे, तो एग्स भी यहां पर बनेंगे एंड हार्मोन्स भी यहीं पर बनेंगे। पहला काम तो यह है। अब समझ लीजिए यहां पर एग बना, तो इस एग को हम यहां भेजते हैं इस ट्यूब में, जिसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये आपका क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? आपका फैलोपियन ट्यूब है। इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, इसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भ कहते हैं। हम बोलते हैं ना, हम 9 महीने मम्मी के पेट में रहते हैं, वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पेट में क्या कर रहे हो? पेट में तो एसिड है मेरे भाई, है ना। पेट में रहोगे तो 2 मिनट में जला के झुलसा के मार दिए जाओगे। जाहिर सी बात है आपको किसी सेफ जगह पर रहना है। और अगर पेट में बच्चा होता तो मेल भी कर लेता। पेट क्या हमारे पास नहीं है? पेट, मैं एक मेल हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बिना पेट के खड़ा हूं? नहीं गुरुजी, आपका पेट तो है। तो जाहिर सी बात है फीमेल के पास कुछ ऐसा है जो मेल के पास नहीं है, तभी तो फीमेल को यह सौभाग्य मिल पाता है। इतनी शक्ति उसमें होती है कि वो एक पूरे के पूरे जीव को जन्म दे सकती है। हम लोग नहीं दे सकते, मेल्स नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां पे कुछ तो स्पेशल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटरस कहते हैं इंग्लिश में। एंड मेरे भाई इसको हम वॉम्ब भी कहते हैं, WOMB, वॉम्ब भी कहते हैं यूटरस को। हिंदी में इसे गर्भ कहा जाता है। तो इस गर्भ में आपका बच्चा जो है वो पलता है। तो यहां पर गर्भ में बच्चा बनता कैसे है, पलता कैसे है, वो हम समझ लेते हैं। आराम से देखिए, फीमेल जो है यहां पर ये जो ओपनिंग है इसे वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। दिस इज वजाइना। वजाइना के बाद अंदर जो आपको ये देखने को मिल रहा है पाथ, दिस इज सर्वाइकल कैनाल या सर्वाइक्स। ये आपका सर्वाइक्स है। और अंदर की साइड आपका यहां पर क्या है? यहां पर है आपका यूट्रस। ये है आपका गर्भ। तो हमें क्या करना है मेरे भाई? हमें स्पर्म और ओवम का मिलन कराना है। अगर हमें स्पर्म और ओवम का मिलन कराना है तो दोनों को हमें सेम पॉइंट पर लाना होगा, तभी उनकी मीटिंग बढ़िया तरीके से हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई? यहां पर देखिए, ये जो स्पर्म है क्या ये यहां से निकलेंगे, है ना, इस यूरेथ्रा से क्या ये स्पर्म बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो पीनस है मैंने बताया ये स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। यानी ये जो पीनस है अपने साइज को बढ़ा लेता है और ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है और ये अपने साइज को बढ़ा लेता है।
तो जब एक मेल जो है और फीमेल जो है, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो मेल अपने पीनस को इंसर्ट कर देता है यहां पर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, यहां इंसर्ट कर देता है। और यहां पर जब मेल इजैक्यूलेट करेगा, इजैक्यूलेशन का मतलब स्पर्म बाहर निकालना, तो जब मेल यहां पर इजैक्यूलेट करेगा तो स्पर्म निकल जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि स्पर्म है मोटाइल, इनके पास है टेल, और एनर्जी के लिए यहां पर एनर्जी का ब्रह्मास्त्र है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही स्पर्म यहां छोड़े जाएंगे, स्पर्म जो है भागे 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 कहां जाएंगे, यहां वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे इस ट्यूब में, जिसे हमने क्या कहा था, ओविडक्ट कहा था, इसे ट्यूब कह दिया। इस ट्यूब में पहुंच गए, तो स्पर्म जो मेल ने रिलीज किए वो इस ट्यूब में पहुंच गए, करेक्ट। अब फीमेल ने यहां पर जो ओवरी में ओवम बनाया या एग बनाया, इसको भी रिलीज कर दिया इस ट्यूब में। तो आपका जो ओवम है वो भी इस ट्यूब में आ गया, स्पर्म भी तैर तैर के इस ट्यूब में आ गए। क्या दोनों का मिलन हो जाएगा? दोनों का मिलन हो जाएगा गुरुजी। अगर दोनों का मिलन यहां पर हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट आकर के, समझ लीजिए यहां जाइगोट बन गया, मेल और फीमेल का मिलन हुआ, जाइगोट आकर के इस गर्भ पे चिपक जाता है, इस गर्भ पे चिपक जाता है। और धीरे धीरे, ऐसा जाइगोट नहीं चिपकता, थोड़े सेल्स बन चुके होते हैं, एक जाइगोट से, एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे यहां पर आकर गर्भ पे चिपक जाते हैं। और यहां पे अगर चिपक जाएंगे तो मेरे भाई यही डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, यही अपना बसेरा बना लेंगे 9 महीने के लिए, जब तक आपका बच्चा अच्छा खासा साइज ना अटेन कर ले। उसके बाद क्या होता है, ये जो यूट्रस की मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, दबना स्टार्ट हो जाती हैं, और बच्चे को नीचे की साइड धक्का मारती हैं। देखो ऊपर तो जाने की जगह नहीं है, यहां पर वॉल लगी हुई है, नीचे यहां पर आने की जगह है। तो जब ये यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को पिचकाएंगी, धक्का मारेंगी, तो बच्चे को नीचे की साइड पुश लगता है और बच्चा यहां से बाहर आ जाता है, इस वजाइनल ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है, जिसे हम डिलीवरी कहते हैं कि भाई बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी रिश्तेदार का तो बच्चा हुआ ही होगा, कि भाई बच्चा की सेफ डिलीवरी हो चुकी है। सो दैट डिलीवरी इज व्हाट, कि पहले बच्चा गर्भ में था और अब जो है बच्चा आपका बाहर आ चुका है। कई बार ये जो आपका ट्रैक्ट है ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता कि बच्चा सेफली बाहर आ पाए, तो अलग से कट लगाने पड़ते हैं। आपने सिजेरियन डिलीवरी के बारे में सुना होगा, सी सेक्शन के बारे में सुना होगा, घर में अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि किसी का बच्चा हुआ होता है तो बोलते हैं कि सी सेक्शन से डिलीवरी करी गई है। काफी बार नॉर्मल डिलीवरी करने में, कि भाई नेचुरली डिलीवरी हो जाए, कि यहां पर यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई और बच्चा सीधा सीधा बाहर आ गया, कई बार ऐसे डिलीवरी होने में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, खतरा हो सकता है बच्चे को भी, मां को भी। इसीलिए डॉक्टर्स बाकायदा मॉनिटर करते हैं, और जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो सी सेक्शन करते हैं, खुद से जो है एक चीरा लगा करके, कट लगा करके वहां से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर हो रही होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर मेरे भाई ये समझा कि दिस इज ओवरी, ओवरी से आपका एग बना और यहां चला गया ट्यूब में, यहां से आपके स्पर्म चलते चलते आए वजाइना से, सर्वाइक्स से होते हुए यहां आ गए ट्यूब में। अब ट्यूब में स्पर्म और ओवम दोनों आ गए, दोनों का मिलन हो गया, मिलन हो गया तो फिर ये यहां आ जाएंगे यूट्रस के पास, है ना, और यूट्रस में आकर के अपना डेरा डाल लेंगे जब तक बच्चा फुल्ली मैच्योर ना हो जाए, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वो बाहर निकल जाता है। अब स्पर्म के पास तो टेल थी, तो स्पर्म तो यहां से यहां तैर के चला गया, स्पर्म के पास तो टेल थी। ओवम जो है गोल मटोल, जिसका साइज बड़ा होता है, इसके पास तो कोई टेल नहीं है। तो ये कैसे मेरे भाई ओवरी से यहां तक आ गया, सिलिया की मदद से। तो सिलिएटेड यहां पर जो है लेयर पाई जाती है। सिलिएटेड लेयर मतलब यहां बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं इस ट्यूब पे, ये जो ट्यूब है इसमें बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एग को धक्का मार रहे हैं, इस साइड बालों की मूवमेंट हो रही है, खुद तो मूव नहीं कर सकता, तो बालों की मूवमेंट कर करके मैं एक चीज को धक्का मार मार के आगे ले जा रहा हूं, करेक्ट। समझ लीजिए भैया ये छोटा सा एग है, इसे मुझे आगे भेजना है और ये खुद नहीं चल पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, बालों की मदद से इसे धीरे धीरे रोल करते 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 आगे ले जाऊंगा। तो ये कुछ बाल है, सिलिया है, जिनसे मैं एग को भी मूव करा सकता हूं, और स्पर्म तो खुद ही अपनी टेल से मूव कर लेगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो जब स्पर्म यहां से इस ट्यूब में पहुंचा, फेलोपियन ट्यूब में, जब एग यहां से पहुंचा इस फेलोपियन ट्यूब में, तो इन दोनों का मिलन हुआ, जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट जो है एक सेल है, फिर इससे 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, 16 सेल बने, और फिर ये आके चिपक गए यहाँ यूट्रस से। तो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनने लगा, यानी सेल्स का गुच्छा बन गया एक, और फिर आपका फीटस बन गया, यानी कि आपका बच्चा जो है और डेवलप होने लगा।
फिर जब बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है इसको हम डिलीवर कर लेते हैं और बच्चा जो है वो बाहर आकर के नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाता है। ये आपने देखा, यहां तक की बात चमकी? यस, बता दो फटाफट। यहां तक की बातें भाइयों को चमक चुकी हैं कि नहीं? फटाफट बताइए। अब कुछ और मजेदार चीजें हैं, बहुत मजेदार चीजें हैं, उनको सुनना, उनको समझना। बहुत मजेदार चीजें हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपकी लाइफ की ही बात हो रही है, आपकी ही उम्र के लोगों की बात हो रही है, तो ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आराम से देखिए, एट प्यूबर्टी है ना, इमेच्योर एग्स जो है ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और 1 महीने में लगभग आप कह सकते हैं 28 दिन में एक एग जो है रिलीज होता है फीमेल द्वारा। स्पर्म्स जो है वो कई सारे निकल सकते हैं एक बार में ही। आपको जान करके हैरानी होगी कि एक बार में कितने स्पर्म्स निकल सकते हैं। अगर एक मेल इजैक्यूलेट करे, अगर एक मेल स्पर्म रिलीज कर रहा है तो एक बार में 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हो सकते हैं, यानी 30 से 40 करोड़ स्पर्म्स एक बार में रिलीज हो सकते हैं। 30 से 40 करोड़। और एक मेल एक ही दिन में मल्टीपल टाइम इजैक्यूलेट कर सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक मेल एक दिन में 100 करोड़ स्पर्म्स इजैक्यूलेट कर दे, कि देश की जनसंख्या जो है उतने स्पर्म्स तो भाई एक दिन में मेल आराम से इजैक्यूलेट कर पा रहा है। दीज मैनी स्पर्म्स, इतने सारे स्पर्म्स, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो 2 से 3 ml जो आपका स्पर्म निकल रहा होता है उसमें भी करोड़ों, 30 से 40 करोड़ स्पर्म्स बैठे हुए होते हैं। इतने सारे स्पर्म्स एक बार रिलीज किए जाते हैं। लेकिन फीमेल जो है ये 28 दिन में, लगभग मान लीजिए एक मंथ में लगभग एक ही एग आपका रिलीज करती है। तो जरूरी नहीं है कि आप जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उतनी बार बच्चा पैदा होने के चांसेस होंगे। दिस इज नॉट राइट। एक्चुअल में क्या होता है, जिस दिन फीमेल ने एग रिलीज किया, तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ कपल जिनको बेबी चाहिए, ठीक है, तो उनको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेल तो हमेशा ही इजैक्यूलेट कर रहा है, मेल तो हमेशा ही स्पर्म रिलीज कर रहा है, बट फीमेल जो है मंथ में एक ही बार ऐसा दिन आ रहा है, ऐसा मौका आ रहा है व्हेन शी विल बी रिलीजिंग द एग। सो एक दिन पे, सही टाइम पे स्पर्म का उस एग तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग का लाइफ स्पैन कितना है? एक दिन। एक दिन मतलब समझ लीजिए फीमेल ने एग रिलीज कर दिया तो 24 घंटे तक वो एग एक्टिव रहेगा, बाद में वो जो एग है उसकी बैंड बच जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक वो एग एक्टिव है उस एक दिन के दौरान ही, उस एक दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना स्पर्म वहां पहुंचा देना है, तब जाकर के एक सक्सेसफुल मेटिंग उसको बोला जाएगा कि हाँ भैया अब स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ है। तो ऐसा महीने में एक ही बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। इफ यू आर हैविंग एन intercourse, it is not necessary all the time that it will be a successful intercourse in terms of fusion of gametes। जरूरी नहीं है जितनी बार आप इंटरकोर्स कर रहे हैं गैमेट फ्यूज हो जाए, नहीं हो सकते, एक महीने में एक ही बार ऐसा होगा। सो जो फीमेल है उनमें कई सारे एग होते हैं, पहले बहुत छोटी जब वो होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एग्स का नंबर कम होता चला जाता है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, समझ लीजिए मैं एक फीमेल हूं, है ना, और मेरे गर्भ में एक बच्ची पल रही है, यानी मेरे गर्भ में अगर मैं एक मां हूं तो मेरे गर्भ में भी एक बेटी ही है, एक बच्ची ही है, एक फीमेल है। तो इस फीमेल में कई सारे एग्स बनाने वाले सेल्स होते हैं, लेकिन वो सारे मैच्योरिटी तक, प्यूबर्टी तक गायब हो जाते हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा सेल्स ही बचते हैं, बहुत चुनिंदा सेल्स बचते हैं। तो हर महीने में एक ही एग आपका मैच्योर हो पा रहा होता है, रिलीज हो पा रहा होता है, उसी पे आपको जो है स्पर्म फ्यूज कराना है, ठीक है। अगर समझ लीजिए एग आया फीमेल का और स्पर्म भी आकर के वहां पर पहुंच गया, दोनों की बढ़िया मेटिंग हो गई, बढ़िया तरीके से गैमेट्स फ्यूज हो गए, तो अब क्या होगा, अब मेरे भाई आपका यहां पर आ करके वो यूट्रस पे चिपक जाएगा। जाइगोट बना एक सेल का, फिर उससे 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, वो यूट्रस पे आके चिपक जाएगा, अब सेल का गुच्छा, और बच्चा बनाने लग जाएगा। तो अब इस बच्चे के बीच में और मां के बीच में, इस यूट्रस के बीच में एक बढ़िया सा टिश्यू आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। भाई अब ये जो आगे चल के बच्चा बनेगा, ये जो डेवलप हो रहा है, इसको खाने पीने का सामान भी चाहिए, अभी तो इसमें काफी कम सेल हैं, आगे चल के डेवलप भी करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फीटस बनाएगा, लाखों करोड़ों सेल इसके अंदर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसको खाने पीने की चीज भी तो चाहिए। तो ये प्लेसेंटा वो ब्रिज है, एक तरीके से आप कह लीजिए, ये जो प्लेसेंटा है वो ब्रिज है जो कि बच्चे तक खाना पीना पहुंचा रही है, फूड पहुंचा रही है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है।
और बच्चे के सेल्स में जो गंदी चीजें बन रही हैं, हमारे सेल्स जब काम करते हैं तो गंदी चीजें बनती हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, कचरा बनता है, CO2 बनता है। तो ऑक्सीजन आप बच्चे को दे रहे हो, CO2 ले रहे हो, खाना आप बच्चे को दे रहे हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट ले रहे हो, तो एक बीच में ब्रिज होनी चाहिए जो बच्चे से गंदी गंदी चीजें बाहर निकाले और अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को सप्लाई करती रहे। वो जो ब्रिज है इसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। तो अगर ये गोल मटोल बच्चा है, अगर ये गोल मटोल बच्चा है तो ये प्लेसेंटा है, इस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनसे ये जो है इस बच्चे को खाने पीने की चीजें दे रही होती है, ऑक्सीजन दे रही होती है और गंदी गंदी चीजें CO2 और बाकी एक्सक्रीटरी वेस्ट ले रही होती है। तो प्लेसेंटा क्या है? इट इज बेसिकली अ ब्रिज जिसपे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विलाय लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बच्चे से जुड़े हुए होते हैं। एंड यहां पर क्या होता है मेरे भाई? न्यूट्रिशन मिल रहा होता है बच्चे को एंड आपका एक्सचेंज भी हो रहा होता है गैसेस का। CO2 भी हम लोग ले रहे होते हैं बच्चे से, एक्सक्रीटरी वेस्ट ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें दे रहे होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो तब हुआ जब स्पर्म और ओवम मिल जाएं। भाई स्पर्म जो है मैंने भेजा, ओवम जो है यहां से आया, दोनों का मिलन हो गया, जाइगोट बना, फिर 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, फिर मैंने क्या किया? इन सेल्स को चिपका दिया, यहां पे यूट्रस पे चिपका दिया, तो अच्छे तरीके से बच्चा डेवलप हो रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर समझ लो स्पर्म्स चले गए यहां पर और ओवम आया ही नहीं, ओवम तो महीने में एक बार आएगा, ओवम आया ही नहीं, तब क्या होगा? तब क्या होगा मेरे भाई? समझ लीजिए कोई फीमेल है ना, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं रही है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव है ही नहीं। अब उसमें क्या होगा? उसमें हर महीने ये जो आपकी यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, एक्चुअल में रेड कलर की होती है, ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ये झड़ जाती है कि भाई बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है। अगर बच्चा ही नहीं बन रहा है जो कि यहां चिपकना चाहिए था इस लाइनिंग पे, तो इस लाइनिंग का भी कोई काम नहीं है। तो लाइनिंग क्या होती है? बह करके वेजाइना से बाहर आ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो जब फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो एक साइन आपको यह भी देखने को मिलता है, यह भी आप प्यूबर्टी में डाल सकते हैं कि यहां फीमेल जो है इनमें पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यस, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में बच्चा बनने की कोई चांस नहीं है। तो हर महीने क्या होता है? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब फीमेल की बॉडी से, फीमेल की वजाइना से ब्लड निकल रहा होता है। एक्चुअल में वो क्या है? ब्लड है और टिश्यू फ्रेगमेंट है। ये जो यूट्रस की अंदर वाली लाइन है ये टूट करके बाहर निकल रही है, राइट? एंड दैट्स व्हाई उनको इस ब्लड को रोकने के लिए या ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यूजुअली मेल्स आर नॉट अवेयर, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए। इन केस इफ यू हैव फीमेल इन योर हाउस यू नीड टू पैम्पर देम एट दिस टाइम स्पेसिफिकली, बिकॉज जब ब्लड लॉस होता है उस टाइम पर लोअर एब्डोमेन में काफी ज्यादा पेन होती है और क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आ जाती है आपकी मसल्स में। एंड दैट्स व्हाई फीमेल जो है काफी क्रैंकी फील करती है, यानी फीमेल जो है किसी भी बात पे झटपटा जाएंगी एंड अल्टीमेटली आप पे गुस्सा कर देंगी। उस टाइम पर रेदर देन फाइटिंग विद देम दे नीड सम केयर। So please make sure that you care for them. Please make sure that you bring some food for them जो कि उनका खाने का मन कर रहा हो. Please make sure that you help them in things, क्योंकि वो जो दिन होते हैं एक महीने के, जो 4-5 दिन होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. Please make sure that they feel that much comfortable that if they need pads then you can go to the market and you can buy pads for them. ये जो विस्पर आता है, ये जो आपके अलग अलग पैड्स आते हैं, स्टे फ्री आता है, अगर आपको कोई बोले दे शुड फील दैट कंफर्टेबल. फॉर एग्जांपल आई परचेज इट फॉर माय सिस्टर, है ना, आई हैव परचेज इट फॉर माय मदर. अभी तो मम्मी जी जो है उनकी एज ज्यादा हो गई है तो उनको मेनोपॉज आ गया है. अब एक उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद यूजुअली पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं. लेकिन अगर इफ यू हैव अ सिस्टर, इफ यू हैव सम लव्ड वन, सो अल्टीमेटली आपके साथ उनका वो कंफर्टेबिलिटी जोन होना चाहिए कि वो पीरियड्स डिस्कस कर पाए, वो आपसे एकदम साफ तौर पे बता पाए कि आई एम ऑन माई पीरियड्स. सो अल्टीमेटली मुझे हो सकता है आपकी हेल्प की जरूरत पड़े या सामने से ना बोलें, तो यू शुड बी अवेलेबल टू हेल्प देम. और यहां पे अलग अलग चीजें आती हैं, जैसा मैंने पैड्स का जिक्र किया, कॉमनली एड्स में आप देखते हैं, टेलीविजन पे आपको दिख जाती होंगी चीजें. इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्पॉन्स. तो एक छोटा सा कॉटन का ही आप कह लीजिए, उसके अलावा कुछ फाइबर्स भी होते हैं उसमें, छोटा सा व्हाइट कलर का टेम्पॉन आता है. तो टेम्पॉन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे. टेम्पॉन जब किसी लिक्विड पे गिरता है तो वो फूल जाता है, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है.
तो वजाइनल टेम्पॉन्स भी क्या कर सकती है फीमेल, वजाइना में ऐसे इंसर्ट कर सकती हैं। सो यहां से जब ब्लड गिरेगा तो टेम्पॉन फूल जाएगा और सारा ब्लड उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो यहां से फिर ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो फीमेल्स को भी फिर, क्योंकि खुद का ध्यान रखना होता है इस टाइम पे, क्योंकि ब्लड एक बहुत खतरनाक चीज है। यूजुअली इसको अलग अलग चीजों से एसोसिएट किया जाता है, एक्सीडेंट्स वगैरह से एसोसिएट किया जाता है। इसीलिए सबको अपना काम करना है, लड़कियां हैं स्कूल्स जा रही हैं, पढ़ाई करनी है, कॉलेज जा रही हैं, अब काम पे जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर ऑफिस में जा रही हैं। सो दे नीड टू मेंटेन देयर हाइजीन ऑल्सो। सो टेम्पॉन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज आई है विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल कप। सो एक कप है जो कि वजाइना में इंसर्ट हो जाता है, उस कप में सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जब आप घर वापस पहुंचे आप उस कप को हटाएं, ब्लड को फेंके। एंड रीयूजेबल कप्स जो हैं ये भी मार्केट में आ चुके हैं, अलग अलग चीज है। इसके अलावा पीरियड पैंटीज भी आ चुकी हैं, यानी अल्टीमेटली जस्ट लाइक आर अंडरगारमेंट हम लोग पीरियड पैंटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक स्पेशल एब्जॉर्बिंग फाइबर होता है जिसपे अगर ब्लड टच भी होगा तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा एंड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा इन दैट पैंटी इटसेल्फ, एंड इट इज वॉशेबल, तो उसको हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होती हैं मेल्स को, खासकर हम लोग गधे होते हैं। फीमेल्स को तो ऑब्वियसली दे शुड बी लाइक मोर अवेयर, उनको तो पता होती ही है, हमें नहीं पता होती। तो ये जानकारी खतरनाक लौंडों के लिए है जिनको नहीं पता है ना। उनको लग रहा है कि हाँ लोग पैड्स इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि रास्ते में सूसू करने नहीं रुक सकते हैं, है ना, क्योंकि हम तो भाई कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं गाड़ी साइड में लगा करके। लेकिन फीमेल सिंस वहां टॉयलेट नहीं कर पाती हैं पब्लिक में, इसीलिए शायद वो पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। सो इस नोशन से बाहर आ जाओ मेरे प्यारे गधों, है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टीचर को ही बतानी पड़ती हैं। तो आई गेस आई हैव डन माय जॉब वेल, यस। तो आई होप आपको ये यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मेल और फीमेल के गैमेट्स मिल चुके हैं तो यूट्रस का काम है, अब तो उसको बच्चा संभालना है, यस। तो मेंसेस नहीं आएंगे, फिर पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर ये लाइन और मोटी स्पंजी होती चली जाएगी क्योंकि इस पे बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं कर रहे तो इस लाइन का हमारा कोई काम नहीं है। तो ये हर मंथ बाहर निकलती रहती है। तो यूजुअली 3 से 5 दिन का ये पीरियड होता है जब फीमेल को थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो फर्स्ट और सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है, सेकंड डे थर्ड डे थोड़ा हैवी फ्लो होता है, फिर वो फ्लो कम हो जाता है, कम ब्लड बह रहा होता है। लेकिन अलग अलग फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यूजुअली 3 से 5 दिन वो जो ब्लड फ्लो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये मेल और फीमेल का जो किस्सा था ये हमने यहां पर सुना। अब थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देता हूं, है ना। आए, ये तो वापस सेम डायग्राम आ गया, हाँ सेम डायग्राम आ गया है। तो इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। हाँ यहां देखिए, यहां देखिए, ये है फीमेल। अब समझ लीजिए भैया, यहां पर आपका ओवम था, यहां पर आपका ओवम था, जो पढ़ा चुका हूं वही है, कुछ अलग नहीं है, है ना। यहां पे आपका ओवम था, यहां पे क्या था, ओवम था, इसके ऊपर स्पर्म आ गए, छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है। तो यहां क्या बना, आपका जाइगोट बन गया, ओवम और स्पर्म की मीटिंग हो गई। तो जाइगोट एक सेल है, फिर एक सेल से बने 2 सेल, फिर 2 सेल से बने 4 सेल, फिर 4 सेल से बने 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे करते करते ये आपके यूट्रस में जाके चिपक जाएगा मेरे भाई। और यहां पर जो है आपका, इसे हम कहने लग जाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो गया है, इंप्लांट हो गया मतलब गड़ गया है यूट्रस पे, सो इट इज इंप्लांटेड ऑन यूट्रस। तो अब यूट्रस पे रह करके ये डेवलप होता रहेगा और पूरा बच्चा बना लेगा। और यहां पर प्लेसेंटा भी आ जाएगा जो कि इसका ख्याल रख रहा होगा, है ना। प्लेसेंटा भी आ जाएगा जो कि इसका ख्याल रखेगा। प्लेसेंटा ऑक्सीजन पहुंचाएगा और खाने पीने की चीजें पहुंचाएगा यहां पर इस डेवलपिंग फीटस तक, एंड इससे गंदी गंदी चीजें बाहर भी निकाल रहा होगा, ये हमने देखा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस समथिंग जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिनके ऐड भी आते हैं टीवी पर। जो ऐड आते ही पिताजी पंखे की साइड देखने लग जाते हैं, मम्मी किचन में भाग जाती है और तुम गधों की तरह बैठ के वही ऐड ही देखते रहते हो। ये है कॉन्ट्रासेप्टिव एड्स, है ना। तो अलग अलग चीजें जो हैं यहां पर आपको इस्तेमाल करनी होती हैं इफ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी। इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, है ना, गर्भ निरोधक। तो यहां पर क्या होता है मेरे भाई, पहला जो गर्भ निरोधक आपका उपाय है इसे कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड क्या करता है, स्पर्म और ओवम की बीच में बैरियर बन के खड़ा हो जाता है ना। यानी स्पर्म और ओवम की मीटिंग को ही रोक दिया। तो यहां पर सबसे स्पेशल एंड सबसे
ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है कॉन्डम्स। सबसे कॉमन जो बिकते हैं वो है मेल कॉन्डम्स, एंड लेस कॉमन जो बिकते हैं वो है फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं जो कि वजाइना को कवर करते हैं, ये वजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं, है ना, यूजुअली वजाइना को ही। एंड जो मेल कॉन्डम्स होते हैं वो ऑब्वियसली क्या करते हैं, पीनस को कवर कर रहे होते हैं। सो यहां पर क्या है, प्राइवेसी भी है। मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मेडिकल स्टोर से आपको अगर ऑब्वियसली मिल ही जाता है, तो एक मेल की प्राइवेसी भी बनी रहती है ना। सो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ कवर यूज कर सकते हो ऑन पीनस। सो अल्टीमेटली जो स्पर्म निकलेंगे वो उस कॉन्डम में ही इकट्ठे हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो फीमेल की बॉडी तक पहुंचेंगे ही नहीं। सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। एंड यहां पर मेल और फीमेल के बीच में बैरियर है, डायरेक्ट उनके जो फ्लूइड्स है वो टकरा नहीं रहे हैं, तो यहां पर एसटीडी से भी प्रिवेंशन मिलती है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं, इन्हें हम एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एसटीडी जो है, समझ लीजिए कोई फीमेल है जिसको कोई बीमारी है, या कोई मेल है जिसको कोई बीमारी है। अब ये मेल अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसको भी वो बीमारी लग जाएगी, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो। सिमिलरली अगर कोई मेल है जिसको कोई बीमारी है तो फीमेल को पहुंचा सकता है, फीमेल को कोई बीमारी है तो मेल को पहुंचा सकता है, एंड सो ऑन। सो यहां पे कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। तो बैरियर मेथड जो है ये आपको एसटीडी से भी बचाते हैं। दूसरी जो चीज है ये है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स, आपने एक बहुत पॉपुलर ब्रांड का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं अनवांटेड 72, है ना, टीवी पर इसकी भी ऐड आती है। तो अनवांटेड 72 जो है, इट इज बेसिकली अ हार्मोनल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या दिया जाता है, हाई डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। तो आप बाहर से हार्मोन ले रहे हो तो फीमेल की बॉडी के अंदर के हार्मोन की मात्रा भी गड़बड़ा जाती है, तो इसीलिए यहां पर साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है। अब आप ऊपर से हार्मोन ले रहे हो, एक्स्ट्रा हार्मोन ले रहे हो, तो साइड इफेक्ट्स यहां पे ठीक ठीक होते हैं। तो कई बार ये पिल्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को या एग रिलीज को थोड़ा सा डिले कर देती हैं, या एग और स्पर्म का अगर फ्यूजन हो गया है तो यूजुअली क्या करती हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस कर देती हैं, जिससे कि वो यूट्रस पे ना चिपक पाए। तो अलग अलग तरीके की जुगाड़ यहां पर लगाए जाते हैं जिससे कि कुछ भी करके इंप्लांटेशन ना हो पाए, बच्चा पैदा ना हो पाए। तो ये ओरल या पिल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज है जिसका नाम है कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर की बनती है, शेप इसकी टी जैसी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉपर टी। तो कॉपर टी क्या है, कॉपर की बनती है। तो समझ लीजिए यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक पिन जैसी चीज जो है ये घुसा दी, है ना। आगे चल के क्या करते हैं, हम इसको खींच देते हैं तो अंदर जाके खुल जाती है, टी जैसी हो जाती है। तो ये कॉपर टी है, इसको हम अंदर ले जाकर के ऐसे टी बना देते हैं इसका। तो जो कॉपर टी है बेसिकली धीरे 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 कॉपर रिलीज करती रहती है इस इलाके में, फीमेल के इलाके में कॉपर रिलीज करती रहती है, जिससे स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस होती है। अगर स्पर्म आ रहे हैं फीमेल के पास तो उनकी मोटिलिटी घट जाएगी, वो उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, तो यूजुअली जो है एग के साथ उनका फ्यूजन नहीं हो पाता। चौथा जो है यह है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी ही करा लो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं। सर्जिकल मेथड, नसबंदी, यानी केबल का कनेक्शन ही काट दो। अर्थात गुरुजी समझ लीजिए भैया, यहां पर जो है आपका ये वो पाइप था जिससे स्पर्म आगे बढ़ रहा है, इस पाइप को ही अगर मैं काट दूं तो स्पर्म बना, लेकिन मेरे भाई यहां तक पहुंच ही नहीं पाया कि बाहर निकल जाए, तो बीच में से पाइप को काट दिया, है ना। तो वास डिफरेंस को काट दिया, इसे कहते हैं वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को ही काट दिया। सिमिलरली फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब थी इसी को काट दिया, तो मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, ओवम बना तो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। तो ट्यूब को काट दिया तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो नाम से ही सब समझ में आता है, अगर वास डिफरेंस को उड़ा दिया तो नाम हो जाएगा वैसेक्टोमी। तो वास डिफरेंस किसमें था, मेल में, तो मेल की नसबंदी वैसेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब काट दी फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब थी तो ट्यूबेक्टोमी, है ना। इस सर्जिकल मेथड का ये दी एंड है भाई, इसके बाद फिर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि स्पर्म और ओवम जा ही नहीं पा रहे हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, तो फर्टिलाइजेशन का केस एकदम ही खत्म हो गया है। तो सर्जिकल मेथड आर कॉल्ड एज टर्मिनल मेथड, मतलब ये आपने करा दिया, केबल काट दी, खेल खत्म फिर, है ना, बीच की वायरिंग ही कट चुकी है तो अब कोई कनेक्शन बचा ही नहीं।
ये अलग अलग तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन मेथड जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। एंड कई सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो आपको हो सकती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जिसमें आता है आपका साइफिलिस, जो कि बैक्टीरियल बीमारी है ना, साइफिलिस जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा आपका गोनोरिया, ये जो जीएस है, गोनोरिया और साइफिलिस, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और एड्स जो कि एचआईवी वायरस से होता है, एंड जेनाइटल वॉर्ड्स जो कि आपका पेपिलोमा वायरस से होता है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। सिर्फ इतना ही समझना है और कुछ नहीं, कि वायरस से कौन हुआ, बैक्टीरिया से कौन हुआ, बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना। तो आपका जीएस यानी कि आपका गोनोरिया और साइफिलिस बैक्टीरिया से हुए, एंड एचआईवी और वॉर्ड्स आपके किससे हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं। होता क्या क्या है इनमें, साइफिलिस जो है इसमें सोर्स हो जाते हैं या लेजन हो जाते हैं, यानी छालों जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में, और जब सुसु किया जाता है उस टाइम पर बर्निंग सेंसेशन, जलन टाइप की होती है। एड्स जो है ये तो आपकी इम्यूनिटी को एकदम किल कर देता है, कोई इलाज नहीं है इसका अभी तक, है ना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना होता किसी भी अननोन आदमी के साथ। यस, तो अल्टीमेटली ये तो आपके इम्यून सिस्टम की बैंड बजा देगा, इसके बाद तो मृत्यु के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। गोनोरिया जो है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की, ये इन्फेक्ट हो जाती है। एंड जेनाइटल वार्ड जो है इसमें पेनफुल लंप बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं वजाइनल इलाके में या पीनस वाले इलाके में, यानी आपका जो मेन रिप्रोडक्टिव एरिया है उसमें आपके लंप्स यानी गांठें बन जाएंगी, वार्ड्स वगैरह जो है उसमें यही होता है। तो ऐसा चीज आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ सकते हो कि इसमें होता क्या क्या है। बस सिंपल है कि दो बीमारियां आपकी बैक्टीरिया से हो रही हैं। तो बैक्टीरियल वाली कौन सी है, जीएस। बैक्टीरियल कौन सी बीमारी है, गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है। और वायरल कौन सी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होने वाली एचआईवी एड्स, इसका पूरा नाम भी बीच में एचआईवी एड्स करके लिया जाता था, एंड जेनाइटल वॉर्ड्स, ये आपकी वायरल डिजीजेस है। ये आपने सीखा, इतनी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, बता दो भाई एक बार, क्या इतनी बातें सबको क्रैक हुई? यस, बस बस छोड़ रहे हैं, हो गया हो गया हो गया, डोंट वरी, इसके बाद सीधा नोट्स दे देंगे एंड आपकी छुट्टी कर देंगे। पर यार इतना टाइम हुआ नहीं, हमको तो 1 ही घंटा हुआ है, 1.25 घंटा हुआ है ना। यस, बहुत शानदार, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, इफ एवरीथिंग इज फाइन। मजा आया आज के सेशन में? यस 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 यस, आओ मेरे भाई आओ। अब देखिए कुछ सवाल मैं आपको करा देता हूं, आराम से देखिएगा, सवाल थोड़े अच्छे लेवल के भी हैं इसमें बीच बीच में, है ना, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो इनके लिए मैं आपका पोल लगा देता हूं, पहले आराम से एक बार देख लीजिए, है ना, डाउट्स क्रैक कर देंगे एक बार, है ना, अभी इसके बाद डाउट्स पे ही चलेंगे, डोंट वरी। आइए, आ जाओ मेरे भाई। पहला सवाल है, इजी है तो 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं, फर्स्ट सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सवाल में कभी ये पूछते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवम, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? लास्ट लेक्चर में बताया था, उससे मिलता जुलता शब्द है, मैं सिर्फ नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। oogenesis, ऊ का मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल, यानी एग बनना, एग फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात ही नहीं हो रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो पार्थेनोजेनेसिस आपका करेक्ट आंसर होता है। पार्थेनो का मतलब हमेशा क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनो का मतलब क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म का जनरेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो पार्थेनोजेनेसिस। अगर आपका बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनो का मतलब ही होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ये याद रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। इंपॉर्टेंट सवाल है ना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो एक बार याद रख लीजिएगा। इसमें अगर पोल में कम भी रिजल्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग 40%, बट इट्स स्टिल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थेनो के आगे लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट्स में ऐड कर लीजिए। पार्थेनो का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म का जनरेशन हो रहा है, जेनेसिस मतलब जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। करेक्ट, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। अगला देखो, अगला सवाल, ये तो इजी है, ये तो कर डालोगे। इन मेल मैमल्स, हम लोग भी मैमल्स हैं, है ना, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है हमारे पास। फीमेल्स के अंदर फंक्शनल होते हैं, हमारे अंदर फंक्शनल नहीं होते, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स हैं।
मेल में एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ट्यूब है जो कॉमन है? ऐसे ट्यूब का नाम बता दो जहां से सूसू और स्पर्म बाहर निकल सकता है, क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं। ऐसे ट्यूब जिससे सूसू और स्पर्म बाहर निकल सकता है उसे हम क्या कहते हैं? भाई वास्ट डिफरेंस है, ये स्पर्म लेकर के आ रहा था, लेकिन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इससे एक और पाइप आ रही थी जिसके बाद एक कॉमन पाइप बन गई थी यूरेथ्रा। सेमिनल वेसाइकल क्या कर रहा था? फ्रक्टोज ऐड कर रहा था स्पर्म में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा था? मिल्की एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऐड कर रहा था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर रहा था? आपका लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा था। यूरेथ्रा जो है ये आपका कॉमन पाइप था जिससे सूसू और स्पर्म दोनों बाहर निकल सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बिकम्स द राइट आंसर। लगभग 75% लोगों ने सही कर दिया है। अब स्पर्म्स कहां बनेंगे ये देखिए, स्पर्म्स कहां बनेंगे ये सवाल मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड तो क्या करता है? मिल्की सिक्रीशन ऐड करता है। वॉस डिफरेंस तो एक पाइप है। इंटरस्टिशियल सेल जो है ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इन टेस्टिस। तो एनसीईआरटी में टेस्टिस दिया है, लेकिन टेस्टिस में भी स्पेशल जगह कौन सी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस में सीमेन शब्द आ रहा है देखो, तो यहां पर आपका सीमन का मेन पार्ट यानी स्पर्म बन के तैयार होता है। फिर भी कर दो एक बार मास्टर जी की खुशी के लिए। यस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म कहां प्रोड्यूस होंगे, मैं जानबूझ के पोल इसलिए लगा रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं कि सर स्पर्म जो है वो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनेंगे यानी टेस्टिस में बनेंगे, लेकिन टेस्टिस में भी किस जगह? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और फीमेल जो है उसमें आपका कहां बनेंगे? आपके ओवम। सर ओवरी के अंदर बनेंगे। दो ओवरी होती है वहां पर, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। तो वहां पर आपके क्या बन रहे होंगे? ओवम बन रहे होंगे। ये बात भी हमको अच्छे तरीके से पता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाता है? मिस्टर ए हो जाता है। अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस, बहुत शानदार। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। देखते हैं कितने लोगों ने जवाब बताने के बाद भी किया है। मेरे को लगता है 85% ही कर पाएंगे। 90 10% लोगों का अभी गलत हो गया यार। क्या चाहिए तुम्हें? तो पेपर लीक कर दूंगा तो भी तुम पागल हो जाओगे। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, बाकी देखते हैं क्या है। Which among the following is not the function of testis? Not the function of testis. इनमें से कौन सा टेस्टिस का फंक्शन नहीं है यह बताना है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल मतलब गैमीट्स बनाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल यानी टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो ये तो कर सकता है। हमें पूछा नॉट द फंक्शन। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बनाएगा ही टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो मेन काम है। एक तो आपका मेन हार्मोन बनाना विच इज टेस्टोस्टेरोन, और एक आपका स्पर्म बनाना, तो दोनों ही करेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, भैया प्लेसेंटा तो फीमेल में बनेगा। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, भैया ये तो आपका फीमेल में बनेगा। तो 3 और 4 इसके काम नहीं है। 3 और 4 इसके काम नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाता है? मिस्टर सी हो जाता है। ये तो आपका फीमेल के अंदर के काम है। हमसे पूछा गया है कि भैया टेस्टिस कौन कौन से काम नहीं करता, तो फीमेल वाले काम नहीं करेगा। तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी, जहां 3 और 4 को आप लोग मार्क कर सकते हो। करेक्ट, 3 और 4 को आप लोग मार्क कर सकते हो। यह आपने सीखा, यह आपने जाना। ऑलराइट, आ जाओ मेरे भाई। ये हम लोगों ने देख लिया है, यहां पर उत्तर हो जाता है मिस्टर सी। आइए, थोड़ा ज्यादा ही टाइम दे दिया, इतना भारी सवाल नहीं था, बस दिखने में बड़ा लग रहा था। लगभग 77% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। ओके, ये सवाल मैं आपको बताता हूं। ये सवाल मैं आपको बताता हूं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन बनाता है भाई? ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। भाई ओवरी जो है ये एस्ट्रोजन तो बनाती ही रहती है। जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन तो बनाती ही रहती है, लेकिन एट लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और उसको प्रेग्नेंट हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, अब जब बेबी को डिलीवर करने का टाइम है, उस टाइम पर एक स्पेशल हार्मोन बनता है जो कि ओवरी ही बनाती है। इसे क्या कहते हैं? रिलैक्सिन। जो बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है, इसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये बात अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि ओवरी जो है एस्ट्रोजन तो बनाती ही बनाती है, लेकिन एस्ट्रोजन के साथ साथ एट लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, एंड में क्या बनाती है? जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पे रिलैक्सिन बनाती है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। अगला देखो मेरे भाई, मां और बच्चे के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? कौन है जो बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहा है ना, और मां और बच्चे के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है?
ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड, यानी बच्चा जो है, डेवलपिंग बच्चा जो है और मां जो है, इसके बीच में एक ब्रिज है जो कि बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है और इससे CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ले रही है। इस ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है गुरुजी मिस्टर प्लेसेंटा। ये हम देख चुके थे, मिस्टर प्लेसेंटा इसका नाम हो जाएगा। ओविडक्ट तो वो पाथ है जहां से आपका ओवम आता है ना। ओवरी में अगर ओवम बना है तो वो ओविडक्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, ओविडक्ट के पास जो है छोड़ दिया जाएगा। जाइगोट तो मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से मिलता है। देन हमें ओवरी जो है ये तो इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्लेसेंटा बिकम्स द राइट आंसर बाय डिफॉल्ट। अगर एलिमिनेशन से भी निकालते तो निकाल लेते, तो ये हो जाता। तो उत्तर क्या आया हमारा? मिस्टर डी आ गया। लगभग 82% लोगों ने सही कर दिया है। अब देखो मेरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म बन गए हैं तो स्पर्म जो है मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे कैसे, ये बताइए एक बार। इनमें से सबसे बेस्ट आपका क्या होना चाहिए रास्ता स्पर्म के बाहर निकलने का? आ जाओ देख लेते हैं। स्पर्म के लिए बेस्ट रास्ता क्या है? टेस्टिस में बने स्पर्म तो स्क्रोटम में जाके क्यों फैल जाएंगे? टेस्टिस से अगर स्पर्म निकल रहे हैं तो वास डेफरेंस में जाएंगे, यूरेथ्रा बनाएंगे, फिर आपका ये जो पीनस है इससे बाहर निकल जाएंगे। स्क्रोटम में क्यों जाएगा? यहां तो गया ही नहीं आपका स्पर्म, तो स्क्रोटम तो वैसे नहीं गया, स्क्रोटम तो वैसे नहीं गया, है ना। यहां पर क्या हुआ ऑप्शन सी में? टेस्टिस से वास डेफरेंस, फिर यूरेथ्रा, फिर सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल का क्या लेना देना बीच में? वो तो ग्लैंड है ना। तो सेमिनल वेसाइकल अपनी सिक्रीशन डाल देता है इस स्पर्म के पास, फ्रक्टोज वगैरह ऐड कर देता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो मेरे भाई यहां पर आपका वास डेफरेंस यूरेथ्रा ठीक है, पर सेमिनल वेसाइकल उसके बाद नहीं आएगा। यस, तो यहां पे ये वाली बात गलत हो गई। टेस्टिस है, वास डेफरेंस है, फिर इसने वास डेफरेंस ने आपका जो यूरिनरी ब्लैडर से डक्ट आ रही थी उसके साथ मिलकर के यूरेथ्रा बनाया एंड पीनस से बाहर। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? मिस्टर डी हो जाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, मिस्टर डी। लगभग 70% लोगों ने किया है। भाई स्क्रोटम में क्यों जाएगा, है ना। ए वाले कंफ्यूज हो गए, स्क्रोटम में क्यों जाएगा? वो जो पाउच है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है उसमें फैल थोड़ी गया था स्पर्म, है ना। तो दैट इज जस्ट टू डिसेंड, वो तो एक थैला है, पाउच है। यहां पर देखिए ये आपका एक बड़ा सवाल लग रहा है, 1 मिनट का टाइम इसमें दे देते हैं। लेट्स चेक क्या पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गंदी बात का पता लगाना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का पता लगाना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गलत बात का पता लगाना है। डिजीज लाइक गोनोरिया, साइफिलिस, HIV, एड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। 4 बीमारियां हमने पढ़ी थी, गोनोरिया, साइफिलिस, HIV, एड्स एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। तो ये बात तो करेक्ट है। गोनोरिया एंड साइफिलिस GS जो थे फंगस द्वारा कॉज किए जा रहे थे, GS बैक्टीरिया द्वारा कॉज किए जा रहे थे। तो ये बात गलत है। इनकरेक्ट हमें एक तो मिल गई, इनकरेक्ट एक मिल गई, दैट इज 2 हमें इनकरेक्ट मिल गई। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 2 है इनमें से कोई हो सकता है। Using condoms during sex helps to prevent transmission of many of the infectious disease to some extent. Example of a viral and bacterial infection of STD are HIV, AIDS and warts. HIV, AIDS and warts दोनों के दोनों ही आपके वायरल थे, ना कि आपके बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में GS आ रहे थे, गोनोरिया और सिफिलिस। तो ये चौथी बात भी गलत है। तो 2 और 4 तो पक्का गलत है, 2 और 4 पक्का गलत है, यहां मिल जाएगी। यहां 4 नहीं है तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। यहां 2 ओनली लिखा हुआ है, 4 नहीं है तो ये वैसे गलत हो जाएगा। यानी कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं जिससे एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज किया जाता है, और सेक्सुअल डिजीजेस जो है उनसे बचने के लिए भी यूज किया जाता है। ये बात सही है। गोनोरिया, साइफिलिस, HIV, एड्स और वॉर्ट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये बात भी करेक्ट है। ये दोनों गलत है कि गोनोरिया और साइफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल नहीं। एंड यहां पर जो आपका वार्ट्स बोला गया है ये आपका वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं। तो उत्तर क्या आ जाता है आपका? मिस्टर ए आ जाता है, मिस्टर 1 आ जाता है। ओ बाप रे सबने बराबर ही कर दिया है सब कुछ। अरे तो इजी था ना मेरे भाई, देखो अलग से भी लिखवाया था, अलग से भी लिखवाया था। यहाँ पे बैक्टीरियल में GS आया था, गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल में एड्स और वॉर्ट्स आया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है नाम ना ध्यान में रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यस, आ जाओ, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। और सवाल तो नहीं है? हाँ नहीं है। अन्वेषा, आदर्श, नवल, रोनित, आदित्य, अरे भाई भेस बदल के तो नहीं आ गए हो 2 बार लीडर बोर्ड में आने के लिए। ऋषान, प्रिंस, पूर्णिमा एंड प्रिया आर इन टॉप रैंक्स। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्या आज के लेक्चर में मजा आ गया है मेरे सारे भाइयों बहनों को? बता दो एक बार फटाफट, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज चीजें पढ़ी हैं और समझे हैं और गहराई में गए हैं वो आई गेस ज्यादा बेटर है। नोट्स में आपको अभी मुश्किल से 10-15 मिनट में प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा शांति का दान दीजिएगा,
अगले 10-15 मिनट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी नोट्स मिल जाएंगे, उसी चैप्टर के साइड में आपको दिख जाएगा, एंड रिप्रोडक्शन के भी नोट्स मिल जाएंगे। लाइफ प्रोसेसेस के मैं आपको पहले ही नोट्स दे चुका था, तो इन दोनों चैप्टर के नोट्स आपको आज मिल जाएंगे। और अगले चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी को, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे, वी आर ट्राइंग, मैं आप पे दबाव नहीं डालना चाहता, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग एक शॉट में कंप्लीट कर दें। अगर अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी तो बढ़िया है ना, तो हम एक ही शॉट में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है आप पे, तो 2 शॉट में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइएगा, इस पे भी मैं तीनों के तीनों चैप्टर्स के नोट्स डाल दूंगा, तो आपको बैच में मिल जाएंगे, नोट्स सेक्शन में अलग से, जो आपका एक फोल्डर बना हुआ है जहां पे सारे के सारे लेक्चर्स हैं। रिप्रोडक्शन का लेक्चर 1 2 3 4 5 आपको मिलेगा, उसके नीचे मैं नोट्स डलवा दूंगा। अगर आपको लगे कि इनकेस आपको टेलीग्राम से ज्यादा आसानी होती है, तो यह हमारा टेलीग्राम चैनल का QR है, इसको स्कैन करिएगा, टेलीग्राम पे पहुंचेगा, वहां पे भी सारे के सारे नोट्स आपको आज ही मैं अपडेट करके डाल दूंगा, है ना। यस, हाँ लाइव क्लास होगी, यस लाइव क्लास होगी। जो दोनों चैप्टर्स बचे हुए हैं, इनका जो वन शॉट मैं कह रहा हूं, वो दोनों के दोनों लाइव क्लासेस ही हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं भाई। रिकॉर्डेड ले लेके मैं खुद ही परेशान हो गया, बिकॉज मजबूरी थी भाई, आई वॉज नॉट वेल। लेकिन अदर देन दैट लाइव लेने में तो मजा आता ही है ना। लाइव क्लास से ज्यादा बेहतर और कुछ है ही नहीं। तो आई गेस आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें बीच में 2-3 चीजें जो थी वो रिकॉर्डेड डाली गई थी, उनको एक बार अपने तरफ से देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ये मैं कह रहा था कि मेरे को याद दिलवाना एंड में। तो यहाँ पे विद टाइम, अभी नहीं, इमीडिएट नहीं, कुछ दिन बाद उनमें थोड़ी बहुत चीजें मैं हल्की हल्की चेंज करूंगा, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर बैच पे अपडेट नहीं हो पाते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, तो कंप्लीट आपको एक PDF बना के दे दूंगा, जहां सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, जहां से पूरा पेपर आपका आ जाएगा एकदम चैप्टर वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कंप्लीट साइंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक ही PDF दूंगा, उसी में धमाल हो जाएगा, करेक्ट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अगले 2 जो लेक्चर है, इनमें वी विल ट्राई कि हाँ हम लोग ज्यादातर चीजें जो है कंसोलिडेट कर दें। ऑलराइट, चल ओके, यहां तक अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार लाल कलर के दिल भेज दो इन द चैट सेक्शन, जिससे आपका भाई जो है बढ़िया तरीके से खुश मिजाजी से अपने द्वार वापस लौट पाए, क्योंकि अभी थोड़ी और भी क्लासेस हैं, क्योंकि नीट थोड़ा सा बल्कि रहता है यार, है ना। आप 11वीं में आओगे तो आपको पता लगेगा कि नीट किस चिड़िया का नाम है। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बायो पढ़ेंगे, एंड अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको आनंद ही आ जाएगा, वहां पे अलग खेल होता है। यहाँ तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत कंसोलिडेटेड सा सिलेबस है, वहां गेम बहुत बड़ा होता है, वहां आपको थोड़ा अलग नजरिया मिलेगा बायोलॉजी को देखने का, थोड़ा डर भी जाओगे शुरू में तो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल क्रैक इट, आपको मजा बहुत आएगा, है ना। तो जितने भी बायोलॉजी लवर्स हैं जो पहुंचेंगे आगे चल के और डॉक्टर बनेंगे, उनका स्वागत है। अभी तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग टाइम आने वाला है, अभी हम नवंबर पे खड़े हैं, तो आपके पेपर्स जो है अभी मार्च में हो ही जाएंगे, है ना। हालांकि 2 बार पेपर कर दिए गए हैं, पर मुझे लगता है दूसरी बार कोई देगा नहीं, एक बार ही अच्छे तरीके से एक शॉट मारो, खत्म करो, 11वीं की तैयारी स्टार्ट करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी शुरू करोगे, बायोलॉजी में आ जाओगे, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी 11वीं की, तब आपको एक नए आनंद की अनुभूति होगी, आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे चल के तो मजा आएगा, है ना। चल, ऑलराइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, कोई जरूरत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी उससे पहले ही मैं आपके नोट्स डलवा देता हूं, इन 3 चैप्टर्स के, पहला डल चुका है, बाकी दोनों अभी डलवा देता हूं, एंड आने वाले टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एक कंसोलिडेटेड मर्ज्ड शीट मैं आपके लिए डलवा दूंगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, और संडे आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बिकॉज मेरी एक मीटिंग है, तो संडे हो सकता है ना हो पाए, अगर हो सकता होगा तो मैं सैटरडे को नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। तो संडे शाम को अगर आपका कोई टेस्ट नहीं होगा तो संडे शाम को हम लोग बैठ के हेरिडिटी खत्म कर देंगे, 2-2.5 घंटा बैठेंगे, हेरिडिटी खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, यस। तो वहीं पर सारी की सारी चीजें डिस्कस हम लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से, ऑलराइट। चलो, थोड़ी देर में एक और क्लास है, लगभग 35 मिनट बाद, तो थोड़ा सा वहां भी कुछ देखा जाए, स्टूडियो को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ा जाए। ऑलराइट एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आई होप आपको चीजें चमकी होंगी। एंड हेरिडिटी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक सेशन का ही है, वैसे ज्यादा बर्डन अगर लग रहा होगा तो 1 हफ्ते के 2 लेक्चर्स लेकर के 2 लेक्चर में कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बता दीजिएगा। पर इतने छोटे चैप्टर हैं कि 2-2.5 घंटा अगर हम एक्स्ट्रा बैठ गए, 2-2.5 घंटा लेके बैठ गए, आज अपनी पेस अच्छी थी तो 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे, दैट इज अश्योरिटी, है ना।
तो नॉर्मली भी अगर 2-2.5 घंटा तो हम लोग बैठते हैं किसी भी चैप्टर को लेके, तो एक शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे बेटर ये होगा कि उसके बाद हम लोग नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स ये सब अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो यार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया, मुलाकात होगी, ख्याल रखो, बाय।